राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, ज़बरदस्त हों। पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा, गांव में आया हुआ हूँ। पिताजी और छोटा भाई दोनों आलू खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे। मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। एक अच्छा ही जीवन दे रखा है ईश्वर ने मुझे, उसका आनंद ले रहा हूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि एक भाई था अपना गाँव का, यहाँ का, उसका एक्सीडेंट हो गया था। परिवार में से ही है वो। तो 5-7 दिन वो वहाँ पे रहा था हॉस्पिटल में। 7 दिन था, आज 7वां दिन है उसको। उसको लेकर जो भी चीज़ें हुई मैंने पिछली वीडियोज़ में सब में कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें। इस वीडियो में मैं अपने जीवन में जो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को लेकर एक्सपीरियंस किया हूँ, उस चीज़ के बारे में आपके सामने रखूँगा। वो गलत है, सही है, वो आप डिसाइड कर लेना उसको। मेरा ये चेहरा है, पॉल्स बैली बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं। सीधी भाषा में बोलूँ तो मेरे आधे चेहरे पे पैरालाइज हो गया था। लेफ़्ट साइड का हिस्सा मेरे चेहरे का बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था इसने। कोई भी मूवमेंट नहीं होती थी। इस साइड का होंठ भी लटक गया था। आँख इधर की खुली रहती थी, बंदी नहीं होती थी। इधर की नाक, मतलब इस तरफ का जो भी पार्ट था वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। डॉक्टर के पास गया, जाँचें वगैरह करवाईं। उसमें लास्ट में यही निकल के आया कि हाँ, फेस पैरालाइज़ हुआ है। तो उस चीज़ के लिए डॉक्टरों से भी मिले हम, 2-3 डॉक्टर से मिल लिए। सब ने जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं वो दिए। ये दवाइयाँ हैं और इतने टाइम तक आपका ये कोर्स चलेगा, लगभग 2-3 महीने तक। और आप पूरे तो नहीं हो पाओगे, मगर ये है कि 80 से 90%, 80 to 90% आप रिकवर कर जाओगे। फिर मैंने थोड़ा-सा अपना ज्ञान अर्जित किया, वीडियोज़ के माध्यम से, नेट पे डाल के, गूगल सर्च करके, बीमारी को जाना, उसके इलाज जाने। तो जो सब निचोड़ निकल के आया मेरे दिमाग में, वो आया कि कोई नर्व्स होती हैं, हार्ट से सारी कनेक्ट होती हैं। उन नर्व्स में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया है या कम हो गया था। उस कारण से वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि ये तो फिर मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी में आ गया कि अगर नर्व्स कहीं मुड़ गई है या दब गई है या कोई क्लॉटिंग जम गई है उसमें, या वो चॉक हो गई है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का कोई रीज़न रहा होगा। तो वो तो फिर मालिश की जाए इसकी, या कोई सर्जरी हो जिससे कि उस जगह पे जाके उसको ठीक किया जाए, और या फिर जो फिजियोथेरेपी होती हैं उसके माध्यम से हो। मैंने कहा फिर दवाइयाँ किस चीज़ के लिए हैं? दवाइयों का क्या उसमें यूज़ होगा या क्या इफ़ेक्ट करेंगे वो? जो मेडिसिन्स डॉक्टर ने लिखी थी, वो लिखी थी 3-4 तरह की थी, जिनमें मेन वही था, मतलब आपके ब्लड को पतला करना। ब्लड मोटा होगा तो नब्स में से ज़्यादा नहीं जा पाएगा या फिर रुकेगा। नब्स अगर सिकुड़ गई होंगी तो उनमें फँसेगा। इस कारण से हो सकता है ब्लड को पतला कर देंगी वो दवाई खाएँगे तो हम, तो आराम से ब्लड वहाँ तक पहुँच सकेगा। तो मैंने उन दवाइयों की जगह मैंने ढूँढा कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी भर के आए। तो मैंने सोचा यार, एक बीमारी को ठीक करने के लिए मैं दूसरी बीमारियों को तैयार कर दूँगा अगर ये मेडिसिन्स लूँगा तो। क्योंकि मैंने जीवन में ईश्वर की कृपा से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ऐसा जीन्स मिला है मुझे, मैं जिसके लिए हमेशा एहसानमंद रहता हूँ ईश्वर का, कि बचपन से आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, एक भी आवश्यकता नहीं आई। जुकाम, खाँसी, बुखार, ये तक बीमारियाँ रही हैं बस मुझे। इनसे ऊपर अभी ईश्वर ने मुझे नहीं दी हैं और ना मैं चाहता हूँ कि मुझे मिलें। और इस चीज़ को मैं अपने ऊपर प्राउडली नहीं लेता हूँ, बस ऊपर वाले की कृपा ही समझता हूँ इस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि भाई दवाइयाँ फिर ऐसा तो नहीं है कि कंपल्सरी हों। जब मेन काम इसमें फिजियोथेरेपी करेगी, मालिश करेगी, तो फिर इसमें दवाइयाँ जो काम कर रही हैं सिर्फ़ ब्लड को आपके को पतला कर देंगी या जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होंगी वो करेंगी। तो उनके लिए अपना देसी उपचार क्या होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दवाइयों से पहले जीवन चल ही नहीं रहा था, कि ये पृथ्वी पे कोई जीवन चल नहीं पाता था। देखो मेरा मानना साफ-सीधा सा मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊँ, ये है कि सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो आपका स्वयं का शरीर है। उससे बड़ा डॉक्टर नहीं है कोई अभी तक तो। आगे हो जाए तो पता नहीं। क्योंकि अंदर एक पूरा ब्रह्मांड से भी बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, आपके एक इंसान के शरीर के अंदर ही। बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। उस सब को सँभालता है आपका शरीर, आपका खुद का ह्यूमन सिस्टम। तो वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए अंदर बैठा हुआ है, जो कि आपका डॉक्टर।
ये बाहर जो अभी डॉक्टर हैं ये सिर्फ हेल्पर हैं, ये खुद भी एडमिट करते हैं, खुद भी बोलते हैं, बाकी भगवान के भरोसे। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप उस चीज़ को पकड़ना। तो अभी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी डिटेल जान चुके हैं, मगर आज भी शरीर के बारे में 1% भी नहीं है पूरी इस मेडिकल लाइन में अभी तक। तो पहले भी जीवन चलते थे, पहले इन दवाइयों की जगह भी कोई दूसरी चीज़ें ली जाती थीं, पहले भी बीमारियाँ होती होंगी, तो उनका मैंने निकाला निचोड़। तो ब्लड को पतला करने के लिए आप प्याज, अनियन जैसे बोलते हैं, लहसुन यानी गार्लिक, और शहद, शहद भी उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो, क्योंकि कड़वा हो जाता है बहुत, प्याज और लहसुन का रस मिलाकर, और वो कड़वा लगे ज़्यादा तो उसमें शहद भी आप डाल सकते हो साथ में। वो डाल के उसका जो भी, उसे बोल दो जूस बोल दो, काढ़ा बोल दो, उसे सुबह शाम नियमित रूप से पियो, आपका ब्लड पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही और जो दवाइयों के काम थे उनका भी शॉर्टकट मैंने निकाला अपना देसी उपचार में ही। मैंने ये स्टार्ट कर दिया, दवाइयाँ मैंने नहीं ली एक भी, लेकिन मैं चाह रहा था घर वालों को पता भी ना चले, क्योंकि देखो मैं जिस चीज़ को जिस तरीके से, जिस नज़र से देख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं उसी नज़र से सब लोग देखें, या आप भी देख रहे हो तो आप भी फुल कन्विंस नहीं हो सकते हो किसी भी मेरी बात से, या आप भी एग्री नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप भी एग्री हो जाओ मेरी इन सोच से या इस विचार से। तो उसका निचोड़ यही निकल के आया। घर वालों को 5-7 दिन बाद मालूम चला कि यार ये दवा नहीं ले रहा है और इसको इतनी बड़ी परेशानी हो गई है, ये क्या मतलब पागल हो गया, साइको हो गया, क्या है? पिताजी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोधित, बहुत हद से ज़्यादा हो गए थे। गाँव आ रहे थे, वो रास्ते से लौट के आए जब उन्हें मालूम चला कि मैं दवाई नहीं ले रहा हूँ, मैं दवा नहीं खा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू पागल है, क्या है तुझे, समस्या क्या हो गई है, क्या दिक्कत हो गई है, क्यों नहीं खा रहा दवा, कैसे ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी परेशानी तू वैसे ही मजाक में ले रहा है। उनको मैंने समझाने की कोशिश की, मगर नहीं समझा पाया ढंग से। इस वजह से पिताजी मुझसे नाराज़ हो गए, मुझसे बात नहीं कर रहे थे। 10-15 दिन हो गए, बातें नहीं की। उधर मैंने फिजियोथेरेपी भी लेना स्टार्ट कर दी थी। मालिश के लिए एक लड़के को अपने हायर कर लिया था, जो रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम मालिश करता था, क्योंकि अपने हाथ से आप कितना भी कर लो, कितना कर लोगे आप? तो एक लड़का प्रॉपर अगर आएगा, सुबह शाम 1-1 घंटे करेगा तो वो करेगा, फिर वो काम होगा। इस वजह से मैंने उसको देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा दवाइयों में देने की बजाय मैं इनको दूँगा, जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा मुझे। 10-15 दिन तक पिताजी ने मुझसे बात नहीं की, और 10-15 दिन बाद धीरे-धीरे सुधार आना स्टार्ट हो गया। 1 महीने के अंदर-अंदर 95% मेरा रिकवर हो गया। अब मैं ये आकलन 95 क्यों दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं, गर्मियों में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती किसी भी प्रकार की। महसूस तक नहीं होता कि मुझे कभी हुआ भी था या कोई परेशानी है। सिर्फ़ सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों में ब्लड जो है आपका जमना स्टार्ट कर देता है। अब मैंने वो काढ़ा भी नहीं लेता हूँ, फिर आलस हो जाता है, बस आलस बोल सकते हो। तो सर्दियों में इस वजह से वो प्रॉब्लम थोड़ी-सी मुझे महसूस होती है, हल्की-सी, कि हाँ, आइज़ थोड़ी टाइट हो रही है, मतलब टाइटनेस सी आ जाती है इस वाले हिस्से में। बाकी इसके अलावा और कोई समस्या नहीं होती। और वो, लेकिन तब भी मेरा फुल रिकवर हो गया। मैंने उसके बावजूद भी 1-2 महीने तक उन चीज़ों को चलने दिया, पूरा कंप्लीट। जब पिताजी को ये दिखा कि यार इसने तो बिना दवा के ठीक हो गया ये, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ अचंभा थी कि बिना दवाओं के कैसे ठीक हो सकता है? मतलब एक ज़िद उस चीज़ की, या एक अटूट विश्वास दवाइयों के ऊपर, कि बिना दवा के ठीक हो ही नहीं सकते हो। दवा जो काम कर रही है आप उसके बारे में जानकारी करो, फिर उसका जो हमारे हमारे महर्षि और उनसे बड़ा अभी तक कोई डॉक्टर, ये विज्ञान इस मेडिकल लाइन में तो अभी तक तो नहीं पैदा हुए कोई, जो उस समय में सर्जरी कर दिया करते थे। जो उस समय में सिर्फ़ आपकी नाड़ी और नब्ज़ देख कर के आपके अंदर की सारी बीमारियाँ बता देते थे। उसी के हिसाब से आपको बिना एक्स-रे, बिना एमआरआई, बिना सीटी स्कैन, ये आजकल की चोचलेबाज़ियाँ चल रही हैं। हैं, चोचलेबाज़ी नहीं है ये, टेक्नोलॉजी, सॉरी, चोचलेबाज़ी मैंने गलत बोल दिया। है, टेक्नोलॉजी है और ये फ़ायदेमंद भी है। इससे प्रॉपर बीमारी डिटेक्ट हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये विश्वास कर लेना कि दवाइयों के बिना मैं ठीक ही नहीं हो सकता, तो वो सचमुच में फिर दवाइयों के बिना ठीक नहीं हो सकता। ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि ये अंदर आपके बैठा हुआ डॉक्टर है ना, वो आपके साथ खेल रहा है। तो ये मेरा ज्ञान था इस चीज़ को लेके। अब मैं इसको तो हटा देता हूँ, साइड में करता हूँ। अब मैं आपको जल्दी-जल्दी, क्योंकि सूर्यदेव जाने वाले हैं और अभी थोड़ी देर और रुका तो फिर पिताजी के साथ में मुझे शाम को साथ ही जाना पड़ सकता है। तो अब दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो ये,
कि 2-3 केस मेरे ऐसे हुए हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के साथ, और वो होते मेरे इस वजह से सिर्फ़ कि मेरे अंदर इंसानियत का चश्मा ज़्यादा है, और जो कि मुझे दिक्कत देता है। मैं हर चीज़ को इंसानियत के नाप-तौल में देखता हूँ कि यार ये कैसे ऐसे कर सकते हैं? वो पेशेंट इतना परेशान है और वो रो रहे हैं उसके साथ वाले। ये बिल्कुल नॉर्मल होके घूम रहे हैं, ऑपरेशन होने वाला है, वो कोई कटा-पिटा पड़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं पहले पैसे जमा करो तब चल रहे हैं। मतलब वो वाली चीज़ें हैं। इस वजह से भी मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, कभी भी जाना पसंद नहीं करता। दूसरी चीज़ कि मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस हॉस्पिटलों में अच्छे नहीं रहे। वहाँ पे गए, पेशेंट को बीमारी एक बुखार है। उस बुखार का 1,20,000 रुपए का बिल बुखार का। वो भी ऐसे इत्तेफ़ाक से इसी भाई की बेटी का, मुझे अचानक याद भी आ गया। जिस भाई को लेके आए हैं, जो भाई मेरे साथ में रह रहे थे इस दिन, जो भाई मतलब साथ में गए थे, मतलब ये वाले भाई, जिस भाई का आज एक्सी जिस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसके जो बड़े भाई हैं, मतलब जिनके साथ अभी हम आए थे यहाँ पे, उन्हीं की बेटी का इलाज हुआ था। वो बुखार था। हो सकता है इनका भी कुछ वही रहा हो, जैसे कि आज उसने बोला अभी तक कर्मा इज़ बैक। कुछ होंगी भाई की भी हैं, थोड़ा शक्की है, शक करता है, विश्वास हर किसी पे नहीं कर पाता है, इधर की बातें उधर करता है, थोड़ी ये हरकतें हैं उनमें। तो इस वजह से हो सकता है इन्हीं के साथ इसी प्रकार की घटनाएँ हुई। उसमें भी मैं ही हाइलाइट था। तो उसका इलाज 1,20,000 रुपए में जाके किया, एक बुखार का। बस उसका इतना मतलब हाइपोक्रेसी बना दी, उसकी इतनी ज़्यादा हेवी बना दिया उस चीज़ को कि अरे ये हो गया, जल्दी ये जमा करो, इतने की ये वाला पर्चा लिख दिया, ये इसकी दवाई लेके आओ और ये करो, वो करो, मतलब 1,20,000 रुपए से वो काट दिए। ये आज से 7-8 साल पहले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तब सोचो, इतनी बड़ी चोट उसने खाई थी उस टाइम पे भी। मगर तब काम-वाम चल रहा था उसका, ठीक-ठाक था वो, उस स्थिति में था, तो वो झेल गया। मगर अब स्थिति नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने जद्दोजहद की कि कम हो जाएँ, कम हो जाएँ, मगर वो लोग इंसान नहीं है भाई, वो नहीं करेंगे कम। और इसी प्रकार से मेरी भाभी जी लगती हैं, उनको लेके गए थे, उनसे मिलने तक नहीं दे रहे थे। ये तो चलो कम से कम पेशेंट था, इसके पास हम जा रहे थे, आ रहे थे आईसीयू में। उनको तो ले जाके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, किसी को मिलने तक नहीं दे रहे हैं, बस पैसे जमा करो, बस पैसे जमा करो। जमा करवाते 40-50 हज़ार रुपये जमा करवा लिए, पेशेंट से मिलने नहीं दिया 3 दिन तक बिल्कुल भी। क्या स्थिति है, क्या नहीं है? अरे बहुत दिक्कत है, बहुत हालत ख़राब हो गई है, जल्दी से ये होगा, अभी ये जाँचें होंगी, अभी ये वाली दवाइयाँ आएँगी, अभी ये वाले डॉक्टर साहब बुलाए हैं, उनकी विज़िट फ़ीस फलाँ-फलाँ, मतलब, और फिर मिलने भी नहीं दे रहे हैं कि भाई दिखा तो दो पोजीशन क्या है पेशेंट की। तो इस तरीके के मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं हॉस्पिटलों को लेके, और अभी तक ख़ास अच्छे नहीं रहे थे। एक सिर्फ़ बेटी का जो अभी हुआ था इलाज अपना, वो एक्सपीरियंस, और वो भी शायद इतनी परेशानी बढ़ भी इसी वजह से गई थी कि मैं हॉस्पिटलों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैंने कहा मैं बेटी को ले जाऊँगा, वो पैसों से भी मार द डालेंगे और बेटी के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि बेटी ने भी कभी भी दवाई नहीं खाई थी। वो भी फर्स्ट टाइम अब उसने दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं उसकी। लेकिन उसमें कमी भी बच्चे की भी थी, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल और डॉक्टर्स वगैरह इनको लेकर। तो मैंने सोचा कि आज जब डॉक्टर और ये वाली कहानी चल रही है, क्योंकि मैं लगभग इस साल में जब से घुसा हूँ तब से अब तक, जो कि ये फरवरी भी ख़त्म हो गई, मार्च स्टार्ट हो चुकी है, आज 3 तारीख है, तब भी मैं अभी इनमें से नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मैंने अपनी बताई है कि ये मेरे एक्सपीरियंस थे हॉस्पिटल वगैरह को लेकर। मैं दवाइयों से नफ़रत नहीं करता, मैं डॉक्टरों से नफ़रत नहीं करता, मैं टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ क्या सही है, उस चीज़ को तलाशने की कोशिश करता हूँ। दवाई क्या काम कर रही है, अगर उसके बदले में कोई और चीज़ नहीं काम कर पा रही है, तो फिर दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बच्ची की एक भी दवाई मिस नहीं करने दे रहा हूँ, क्योंकि अब कोर्स चल रहा है उसका, दवाइयाँ फिर चल रही हैं, तो फिर प्रॉपर पूरा कोर्स भी उसका होना चाहिए। एक भी दवाई मिस, इसका मतलब पूरे कोर्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। क्योंकि वो भी एक प्रक्रिया होती है, हर दवाई हर टाइम पे क्या कर रही है, फिर उसके बाद वो दूसरी जो जाएगी, जिसका जो टाइम है जाने का, वो जा कर के फिर उसको सपोर्ट कर रही है या क्या, मतलब हर एक दवाई आपको लेनी चाहिए अगर आपने कोई स्टार्ट किया है कोर्स किसी बीमारी को लेकर तो।
तो ये था बस इस अज्ञानी का ज्ञान जो भी था मेरे अंदर इस चीज़ को लेकर, गलत है सही है वो आप डिसाइड कर लेना। हो सकता है चेहरा शायद कट रहा हो, कैमरे को मैंने रख रखा था एक जुगाड़ बना के, तो पता नहीं चल रहा है मैं कितना आ रहा हूँ कितना नहीं आ रहा हूँ, बाकी देखते हैं। यहाँ पे रखा हुआ था फ़ोन, पिताजी को एक बार कॉल कर लेता हूँ, आपको सुनाता हूँ क्या जवाब मिलता है उधर से। हाँ मैं निकल जाऊँ फिर? निकल। कहाँ है तुम लोग? यहाँ फार्म पे हो? निकल जा, मैं फार्म पे आएगा। ठीक है तो आ जाओ फिर। आएगा वो फार्म खा रहे तुम। ठीक है आ जाओ फिर, मैं तारों नहीं लगाऊंगा। पिताजी भी आ रहे हैं, उसी वाले खेत पे हैं जब हम आए थे, पास में ही आ गए हैं पिताजी भी, बोल रहे हैं कि निकल जाओ। चलिए जी चलते हैं। राम राम। राम राम बोलता हूँ, अंदर से बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, सच बता रहा हूँ।